नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और खौफनाक कहानियां ला सकें। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि इसमें नए डरावने मोड़ जोड़े गए हैं और इसका अंत इतना रहस्यमय होगा कि आप रात को अकेले सो नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुराना बरगद का पेड़ जिसके नीचे एक टूटा फूटा चबूतरा बना था। रत्नपुर के कुछ बुजुर्ग उसी चबूतरे पर जमा थे। शिव कुमार काका, गोपाल चाचा, रघुनंदन, हरिनारायण, विजयराम काका, शिव स्नेही काका और माधव काका के अलावा कुछ और लोग भी थे। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और चौपाल के कोने में जलती डिबरी की मध्यम रोशनी में सब बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। किसी के हाथ में बीड़ी थी तो कोई अपना लाठी का सहारा पकड़े बैठा था, तो कोई चाय की चुस्की ले रहा था। हर चेहरा समय के साथ ढल चुका था, पर आंखों में अब भी अधूरी कहानियों की चिंगारी चमक रही थी। और फिर डर की एक माला बुनी जाने लगी। एक एक कर उन बुजुर्गों ने अपनी अपनी सच्ची अनकही बातें सुनानी शुरू की। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई, रात थोड़ी और गहरी लगने लगी और बातें मुड़ गईं उन किस्सों पर जिन्हें आज भी कोई पूरा यकीन से नहीं सुनाता। तभी विजयराम काका ने बीड़ी का लंबा कश खींचा और जैसे किसी भूली हुई याद को टटोलते हुए बोले, अरे भाई, अब तो तुम लोग हंसोगे, लेकिन हमारी उम्र में जब अंधेरा होता था ना, तो अंधेरा भी जीता जागता लगता था। सबकी नजर विजयराम काका की ओर घूम गई। रघुनंदन बाबा हंसते हुए बोले, काका, अब तुम अपना भूतिया किस्सा शुरू करो, बड़ा मन कर रहा है डरने का। विजयराम काका मुस्कुराए, बीड़ी का एक और कश लिया और बोले, सुनो तब की बात जब हमारी उम्र 30 की थी। रत्नपुर से दूर पूरब की ओर एक पुरानी काली हवेली थी। सुनसान पड़ी थी सालों से। रत्नपुर वाले कहते थे कि वहां कोई आवाजें आती हैं, कोई साया चलता है। लेकिन भैया, हम तो जवान खून थे, डर किस बात का। तो एक रात हिम्मत करके हम 4 दोस्त, मैं, सूरज, गब्बर और अमित, तय किया कि चलो अपनी आंख से देख के आते हैं सच्चाई क्या है। चबूतरे पर बैठे बाकी लोग थोड़ा और पास खिसक आए। हवा जैसे अचानक और ठंडी हो गई थी। विजयराम काका की आवाज थोड़ी भारी हो गई। वो बोले, रात के 9 बजे हम चारों पहुंचे थे उस काली हवेली के बाहर। पूरा इलाका सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाजें। काली हवेली का बड़ा सा फाटक टूटा हुआ था, लकड़ी चचराटा रही थी हवा में। हमने एक दूसरे को देखा, हिम्मत बांधी और अंदर कदम रख दिया। काका एक पल को रुके, जैसे फिर से उस रात में लौट गए हों। काली हवेली के अंदर अजीब सी बास थी, नमी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। टॉर्च की रोशनी कभी सामने कभी दीवारों पर पड़ती थी। कमरे, गलियारे सब सूने, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर कदम पर दिल धक धक कर रहा था। और तभी काका ने बीड़ी फेंक दी और अपनी आंखें बड़ी कर लीं। एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। हवा नहीं थी वहां, कोई हवा नहीं थी। फिर दरवाजा कैसे हिला भाई? सभी बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीरता थी। सन्नाटा पसर गया था। काका बोले, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। फिर एक हल्की सी आहट, जैसे किसी के पैर खिसकने की आवाज। और तभी टॉर्च की रोशनी में एक साया। काका की आवाज कांप गई। एक साया बिल्कुल हमारे सामने से लहराता हुआ निकला। न चेहरा न शरीर, बस एक धुंधला काला साया। हम सब जैसे जड़ हो गए थे। चबूतरे पर बैठे लोगों ने अनजाने में अपने बदन पर हाथ फिरा लिया, जैसे किसी अदृश्य ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हों। विजयराम काका ने गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए बोले, आगे जो हुआ वो आज भी याद करते हैं तो रूह कांप जाती है, लेकिन वो किस्सा फिर सुनाऊंगा। अभी तो बस शुरुआत थी। चबूतरे के चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया था। बीड़ियां बुझ चुकी थीं और अब सबकी आंखें विजयराम काका पर जमी थीं। काका ने गला साफ किया और फिर धीरे धीरे बोले, तो भाई, उस साए को देखकर कुछ समय के लिए तो हम सब जैसे जमीन में गड़ गए थे। सूरज के हाथ से टॉर्च गिर गई। गब्बर की तो घिग्घी बन गई थी और अमित के पैर कांप रहे थे, जैसे अभी गिर पड़ेगा। काका थोड़ा मुस्कुराए, फिर उनकी आंखों में डर की परछाई दौड़ गई। तभी अचानक काली हवेली के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी,
ऐसी चीख कि लगता था कान के पर्दे फट जाएंगे। हम सब एक साथ पलटे और भागे। किधर भाग रहे थे कुछ पता नहीं, बस जान बचानी थी। काका ने अपनी हथेली की लकीरें देखते हुए कहा। भागते भागते काली हवेली के पिछले हिस्से में पहुंच गए। उधर एक टूटी हुई सीढ़ी थी, नीचे तहखाने की तरफ। जाती हुई हवा से दरवाजा पट से बंद हो गया था। पीछे हम फंस चुके थे। चबूतरे पर बैठे गोपाल चाचा ने झुरझुरी लेते हुए पूछा, फिर क्या हुआ काका? विजयराम काका ने सिर हिलाया और बोले, चारा ही क्या था, हमें तहखाने की ओर ही जाना पड़ा। अंधेरे में सीढ़ियां चरमरा रही थीं और नीचे से फिर वही आवाजें, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। काका का चेहरा गंभीर हो गया था। नीचे पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में दिखा एक बड़ा कमरा और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। कुर्सी पर कोई बैठा था। काका थोड़ी देर चुप हो गए। रघुनंदन ने धीमे से पूछा, कौन बैठा था काका? विजयराम काका ने कांपती आवाज में कहा, एक औरत सफेद धोती में लिपटी हुई, सर झुकाकर बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और उसके पैरों के पास एक लाल मिट्टी से सना हुआ घड़ा रखा था। अब तो चबूतरे पर बैठे सबका मुंह सूखने लगा था। हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई थी। काका ने धीमे से आगे कहा। हम सब पत्थर बन के खड़े थे। सूरज ने हिम्मत की एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने बढ़ाया, उस औरत ने अचानक अपना सिर उठाया और भैया, उसके चेहरे पर चेहरे जैसा कुछ नहीं था। काका का गला सूख गया था। आवाज भारी पड़ने लगी थी। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक सफेद खाली जगह, जैसे कोई चेहरा हो ही नहीं। और तभी वो औरत धीरे धीरे उठने लगी, बिना हाथ पैर हिलाए, बस फिसलती हुई। विजयराम काका की आंखों में दहशत तैरने लगी थी। हमारे पैर जैसे जकड़ गए थे, जुबान तालू से चिपक गई थी और वो हमारे सामने आते आते बस एक कदम दूर रह गई थी। चबूतरे पर बैठे लोग सांस भी थामे बैठे थे, जैसे उनकी आंखों के सामने वो सीन घट रहा हो। काका ने गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, अगर उस वक्त अमित चीख के भागा ना, तो शायद आज हम यहां बैठ के तुमसे किस्सा ना कह रहे होते। विजयराम काका कुछ देर चुप रहे। सभी की आंखों में वहम और खौफ तैर रहा था, जैसे सब खुद तहखाने में पहुंच गए हों। काका ने फिर कहना शुरू किया। अमित के चीखते ही जैसे हमारे शरीर में जान आ गई थी। सबने एक साथ पलट के दौड़ लगा दी, पर तहखाना का दरवाजा तो बंद था। हड़बड़ी में सूरज ने दरवाजे पर लात मारी। घिसकते घिसकटक दरवाजा खुला। उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। हम सब जैसे तैसे बाहर निकले, पर काली हवेली का आंगन पार करते करते पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। काका का चेहरा एकदम सियाह हो गया था। उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां थीं वो। मैंने डर के मारे आंखें मीच ली और बस भागा उस हाथ को झटक कर। हम जान बचाकर काली हवेली से बाहर निकले। चबूतरे पर बैठा महिपाल चुपके से बोला, काका फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे? काका ने सिर हिलाया। ना रे, पीछे देखने की हिम्मत किसमें थी? कहा जाता है जो मुड़ के देखता है वो वहीं का हो जाता है। हम भागते भागते सीधे रतनपुर के बरगद तक पहुंचे। तब जाकर दम लिया। चबूतरे के कोने पर बैठे नन्हे ने फुसफुसाकर पूछा, फिर काका फिर क्या हुआ? विजयराम काका ने कुछ देर आंखें मूंद कर याद किया, फिर बोले, अगले दिन जब रतनपुर वालों को हमारे कारनामे का पता चला तो कई बुजुर्गों ने समझाया कि उस काली हवेली में छांव वाली का डेरा है। छांव वाली? रघुनंदन बाबा ने फुसफुसाते हुए दोहराया। काका ने गर्दन हिलाई। हाँ, छांव वाली कहते हैं बरसों पहले एक नवविवाहिता उस काली हवेली में आई थी। पति की मौत हो गई और उसे जबरन काली हवेली में कैद कर दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। कभी घड़ी के पास बैठी दिखती है तो कभी बिना मुंह के तहखाने में घूमती है। अब तो चबूतरे पर बैठे सबके गले सूखने लगे थे। हवा में हल्की सनसनाहट दौड़ गई थी। विजयराम काका ने बात खत्म करते हुए कहा, उस रात के बाद हमने कसम खा ली कि कभी उस काली हवेली के आसपास भी नहीं भटकेंगे। और भाई सच बताऊं, आज भी उस राह से गुजरते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है। चबूतरे पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। सिर्फ लपलपाती बीड़ी की रोशनी और दूर कहीं उल्लू की आवाज जो इस सन्नाटे में डर को और गहरा कर रही थी। चबूतरे पर कुछ देर तक सिर्फ बीड़ियों के कश की आवाज आती रही। कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
हवा में अजीब सा बोझलपन घुल गया था। तभी लाठी के सहारे बैठे सफेद दाढ़ी वाले सुरेश काका ने खांसते हुए कहा, अब सुनो हमारा किस्सा। सबकी निगाहें सुरेश काका की ओर घूम गईं। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे अब जो कहने जा रहे हो वो और भी भयानक हो। सुरेश काका बोले, सालों पहले की बात है, रतनपुर के बाहर के बाग में मवेशी चराने जाया करते थे। वहां एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे वहां रात में डोली उतरती है। चबूतरे पर बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका ने आगे कहा, हम ठहरे निडर, हंसी उड़ाते थे इन बातों की। एक दिन सोचा देखा थे काम आजरा है। रात के समय अकेले ही बगिया में चले गए। हाथ में बस एक लालटेन थी और ये लाठी। अचानक उनमें से एक साया उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। दोनों युवक पागलों की तरह भागे और आज तक उनमें से एक ठीक से बोल भी नहीं पाता। महीनों बीमार रहे, बुखार से तपते रहे। रतनपुर के बुजुर्गों ने झाड़ फूक करवाई, तब कहीं जान बची। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर आखिरी वाक्य में कहा, आज भी बगिया के उस बरगद के नीचे रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि आज भी कभी कभी डोली उतरते देखी जाती है। चबूतरे पर फिर एक सन्नाटा छा गया था। सभी अपने भीतर जैसे एक ठंडक महसूस कर रहे थे, जो सिर्फ डर से नहीं बल्कि किसी अदृश्य साए से भी आ रही थी। सुरेश काका की कहानी खत्म होते ही चबूतरे पर फिर वहीं भारी सन्नाटा पसर गया। हवा में जैसे डर का धुआं घुल गया था। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रत्नपुर के सबसे बूढ़े बुजुर्ग अंगूछा लपेटकर बैठे हरिप्रसाद बाबा ने गला साफ करते हुए कहा, ऐसा ही एक भयानक वाक्य मेरे साथ भी हुआ था। सबके चेहरे अचानक गंभीर हो गए। हरिप्रसाद बाबा की आंखें धुंधली थीं, मगर उनकी आवाज में एक अजीब कंपन था, जैसे बीते हुए डर की धूल अभी भी उनके भीतर जमी हो। बाबा ने धीरे से बोलना शुरू किया, बात आज से 50 साल पहले की है। रत्नपुर के पूर्व में एक पुराना डरावना कुआं था, कुंडली डरावना कुआं। रत्नपुर वाले कहते थे वहां रात के समय कुछ अदृश्य ताकतें घूमती थीं और लोग कहते थे जिसकी आत्मा अपूर्ण रहती है वो वहां जाकर मिलती है। सबके चेहरे पर चुप्पी छा गई। माधव काका ने फिर धीमे से कहा, हम भी एक रात पहुंच गए थे, हम 4 दोस्त, सिर्फ इसलिए कि हमारी हिम्मत तो देखो। काका की आवाज में कुछ तो था जो सभी को झकझोर रहा था। रात का वक्त था और हम चारों कुएं के पास खड़े थे। तब हमने देखा कुएं से एक हल्की सी लाल लाल रोशनी उठ रही थी। गहरे अंधेरे में वो रोशनी जैसे हमें अपनी ओर खींच रही थी। हमने सोचा कोई औरत या बुरी आत्मा होगी, लेकिन जब हम पास गए तो को देखा कुएं के किनारे जली हुई लाशें पड़ी थीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। वो लाशें जो कभी जीवित थीं, अब उन्हीं लाशों से एक जलती हुई आग निकल रही थी और हमें एहसास हुआ जैसे हम किसी का अपमान कर रहे हों। किसी ने हमें पुकारा था। सभी बुजुर्ग अब सहमे हुए थे। माधव काका ने धीमे से कहा, अचानक वो सारी लाशें अपनी आंखें खोलने लगी। हमें समझ में आ गया ये कोई सामान्य चीज नहीं थी। हम चारों वहां से भागने लगे, पर उस दिन के बाद से हम में से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। वो लाशें हमें हर रात अपने सपनों में बुलाती थीं। चबूतरे पर बैठे लोग चुपचाप थे, उनकी आंखों में घबराहट थी। माधव काका ने चुप्पी तोड़ी। रत्नपुर में फिर कभी कोई उस कुएं के पास नहीं गया, क्योंकि जो उस कुएं के पास गया या तो वो गायब हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। सभी बुजुर्ग चुप हो गए थे। सभी की आंखों में डर और समझ का एक मिला जुला भाव था। आज तक वो डर जो उन सबकी आंखों में था, रत्नपुर में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सच था। तुम लोग जानते हो, इस रत्नपुर के पास एक भूतिया जंगल है। एक बुजुर्ग ने बीड़ी का ठिकाना बनाते हुए कहा, हां, वो घना भूतिया जंगल। वहां से हमेशा अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज में वो हल्का डर था जो कभी ना कभी सुना था। माधव काका, जो हमेशा सबसे अंत में बोलते थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुम लोग इतने छोटे डर से डर जाते हो। सच्चा डर तो वो है जो मैंने उस भूतिया जंगल में देखा। चाय की प्यालियां एक पल के लिए रुकी। सभी बुजुर्गों ने काका की ओर देखा। माधव काका अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार थे और उनका चेहरा बता रहा था कि आज वो कुछ बहुत अजीब सुनाने वाले हैं।
ये उस समय की बात है जब मैं जवान था। तुम सब लोग जानते हो उस पुराने घर को जो रत्नपुर के बाहर भूतिया जंगल के पास खड़ा था। हमारा रत्नपुर छोटा था और उस घर को सभी लोग डर के कारण छोड़ चुके थे। किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की। माधव काका ने एक लंबी सांस ली। एक रात हम 4 दोस्त, मैं, अमित, रामू और सूरज, हमें लगा कि क्यों ना हम उस घर में जाएं और देखें कि ऐसा क्या है जो लोग इतना डरते हैं। सभी बुजुर्ग ध्यान से सुन रहे थे, कुछ सहमे हुए, कुछ चुप। काका ने अपने शब्दों को धीरे से जोड़ा। हम चारों शाम के समय उस घर के पास पहुंचे। घर बिल्कुल सुनसान था, वहां कोई नहीं था। हवाएं शांति से चल रही थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन माधव काका ने कहा, जैसे ही हम अंदर घुसे हमें एक ठंडी सर्द हवा महसूस हुई। अजीब सी चुप थी, जैसे किसी ने सब कुछ शांत कर दिया हो। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक घर के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी ने बहुत धीमे से कुछ खींचने की कोशिश की हो। काका रुके और सबकी आंखों में एक सवाल था। हम सभी अंदर बढ़े और तभी एक चीज देखी जो हमें कभी याद नहीं आनी चाहिए थी। घर के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से सफेद था। उसका चेहरा न था, बस 2 छेद जैसे आंखों के। सभी बुजुर्ग सुनते। काका ने धीमे से कहा। हम चारों एक साथ दौड़े और उस घर से बाहर निकले। लेकिन जब हम घर के बाहर पहुंचे हमें महसूस हुआ कि कुछ हमारे पीछे आ रहा था। काका ने कहा, हमने पलट कर देखा, वो आदमी हमारे पीछे खड़ा था, लेकिन अब वो नहीं था। वो एक काले साए की तरह था, अंधेरे में घुलता हुआ। हमने वही आवाज सुनी जो उस घर से आई थी। उस दिन के बाद से हम में से किसी ने भी उस भूतिया जंगल में कदम नहीं रखा। वो आदमी उसके बाद हमें कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है। चबूतरे पर बैठे सभी बुजुर्ग अपसंग थे। सबकी आंखों में डर और चुप्पी थी। माधव काका ने बीड़ी फेंकते हुए कहा, तुम सब सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन विश्वास करो, वो भूतिया जंगल और वो घर, हमने जिन खौफनाक चीजों का सामना किया वो तुमसे कभी नहीं कह सकता। सभी बुजुर्ग कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। सांसों का हल्का सा शोर था और दूर से कोई मुर्गा बांग दे रहा था। माधव काका ने धीरे से चाय की प्याली उठाई और फिर से बोले, तुम सबको विश्वास नहीं हो रहा ना? किसी को लगता है कि यह कोई कल्पना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, वो जो हमने उस रात महसूस किया वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। सबके चेहरों पर डर था। लेकिन एक बुजुर्ग जो कुछ देर से चुप था अब बोला, तुम ठीक कह रहे हो काका, पर जिस तरह तुमने बताया वैसा मैंने भी महसूस किया था। ये बुजुर्ग जिनका नाम रामसुख था अब आगे बढ़ते हुए अपनी कहानी साझा करने लगे। रामसुख ने चाय की प्याली रखते हुए कहना शुरू किया, हम लोग उस दिन भूतिया जंगल में थे और अचानक किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। जब हमने मुड़कर देखा तो हमें एक कटा फटा इंसान दिखा जो सर्द हवाओं में खड़ा था। उसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। हमने डरते हुए उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वो चुप रहा, बस हमें घूरता रहा। फिर बिना कुछ कहे वो आदमी अंधेरे में खो गया। रामसुख ने एक लंबी सांस ली और आगे कहा, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। हमने सोचा कि शायद हम थके हुए थे, लेकिन रात को हमें उसी आदमी की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था, तुम लोग मेरी मदद करो। हम घबराए, लेकिन देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद से वो आदमी और उसकी आवाज हमें बार बार सुनाई देती। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। और फिर एक दिन मेरे दोस्त को अचानक बुखार चढ़ाया। वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने हमें बताया कि वो आदमी उसके पास आया था और उसके ऊपर कुछ काले निशान छोड़ गया था। वो निशान कभी ठीक नहीं हुए। रामसुख की कहानी ने सबको चौंका दिया। वो रुके और अपनी बीड़ी को फिर से सुलगा लिया। अब तुम समझ रहे हो कि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी शक्ल और उसकी आवाजें
वो एक शैतान की तरह था। सभी बुजुर्ग चुपचाप सुन रहे थे, ये महसूस करते हुए कि ये भूतिया जंगल और उसकी घटनाएं ना सिर्फ डरावनी थीं, बल्कि एक खौफनाक रहस्य भी थीं। कुछ ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई भी इस रहस्य को हल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन क्या तुम जानते हो, रामसुख काका ने चाय का प्याला नीचे रखते हुए कहा, उस आदमी को हम सब ने देखा था और वो कभी नहीं मरा। वो आज भी वही है। कभी ना कभी तुम सबको भी उससे सामना हो सकता है। इस बार माधव काका ने चुप्पी तोड़ी। यही तो डर है जो हमें हमारे घर से बाहर नहीं निकलने देता। यह सुनकर बाकी बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और डर का मिश्रण था। कुछ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो गहरे सोच में डूबे हुए थे। सभी बुजुर्गों के बीच एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। कुछ पल पहले जो कहानी सुनाई गई थी वो सबके दिलों में घर कर चुकी थी। उनमें से कोई तो किसी दूसरे विषय पर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोई उसी अजनबी आदमी और उसके खौफनाक रूप के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक और बुजुर्ग जो चुपचाप बैठे थे अचानक बोले, तुम लोग कह रहे हो ना कि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, तो मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। ये भी उसी भूतिया जंगल की है, लेकिन इस बार तुम्हें यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। वो बुजुर्ग जिनका नाम सूरजलाल था धीरे से उठे और बोले, अब से करीब 10 साल पहले की बात है। हमारे रत्नपुर के ही कुछ लोग जो भूतिया जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, एक दिन लापता हो गए। काफी खोजबीन की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। सबने सोचा था कि शायद भूतिया जंगली जानवरों ने उन्हें खा लिया, लेकिन जब हम लोग खुद भूतिया जंगल में गए तो जो हुआ वो कोई समझ नहीं पाया। सूरजलाल ने ठहरी हुई आवाज में कहना जारी रखा, हम लोग भूतिया जंगल में घुसते गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, पर जैसे जैसे हम अंदर बढ़े वहां का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी घुटन और चुप्पी छा गई। तभी हमने कुछ लकड़ी के ढेर पर पड़े कपड़े देखे जो उन लापता लोगों के थे। हम लोग और गहरे अंदर गए। फिर अचानक ही हमें सुनी थी एक खौफनाक चीख। सूरजलाल की आंखों में वही डर साफ झलक रहा था। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, ये ऐसी चीख थी जो सीधे हमारे दिलों में समा रही थी। हम डर के मारे रुक गए। फिर अचानक हमने देखा वो आदमी जिसे तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए हो, वो सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस उसकी आंखों से एक लाल बत्ती की तरह तेज लपटें निकल रही थीं। किसी ने भी अब तक कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि सूरजलाल की कहानी कोई मजाक नहीं थी। वो पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए बोलते गए। उसके बाद हम किसी तरह भागे, पर उसकी आंखें हमें उस रात तक पीछा करती रहीं। हमारे रत्नपुर में अब तक ये कहा जाता है कि वो आदमी जिंदा नहीं है, लेकिन उसका डर अभी उस भूतिया जंगल में बसा हुआ है। अगर कोई उस जगह पर जाता है तो उसे वो बुरी शक्ल हमेशा दिखती है। माधव काका फिर से बोले, अगर वो आदमी सिर्फ एक व्यक्ति था तो क्या तुम नहीं समझते कि उसके बाद भी उसके डर की छाया कभी खत्म नहीं हुई? हमें सब कह रहे हैं कि वो भूतिया जंगल अब भी किसी शैतान के कब्जे में है, और हम लोग फिर से जाने की सोचते हैं तो हमारा दिल धड़कने लगता है। इस बार रामसुख काका ने चुप्पी तोड़ी। तुमने सही कहा काका, लेकिन सूरजलाल काका की कहानी से एक बात साफ होती है, हमारे डर को एक नाम दिया गया है। वो कोई सामान्य प्रेत नहीं है, वो कुछ और है, और हमारी मन्नतें शायद उसे कभी नहीं रोक सकती। अब तक एक और बुजुर्ग जो बिल्कुल शांत थे, वो भी चुपचाप बोले, कुछ तो है जो हमें इस भूतिया जंगल के अंदर खींचता है। क्या तुम जानते हो, वो जो चीख थी वो किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी आत्मा की चीख हो सकती है। सभी बुजुर्ग अब एक दूसरे को देख रहे थे। तब सूरजलाल काका ने धीरे से कहा, वो आत्मा अब उस भूतिया जंगल में सवारी करने आई होगी, और अगर हम लोग अब भी उसके रास्ते में आए तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक से एक हल्की हवा चली और सबके पास एक अजीब सी खामोशी छा गई। क्या तुम समझते हो? रामसुख काका बोले, वो आदमी कभी मर नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी आत्मा के रूप में वहां बसा हुआ है। सूरजलाल काका की आंखों में जो डर था वो अब सबके दिलों में फैल चुका था। ये बात सच में पक्की लग रही थी कि उस भूतिया जंगल में कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान की समझ से बाहर था। उनके शब्दों ने सबको एक अजीब सी बेचैनी में डाल दिया था। हर किसी के चेहरे पर अब वही डर साफ दिखने लगा था जो पहले सिर्फ सूरजलाल काका के चेहरे पर था। तुम लोग सोच रहे हो ना कि उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ा? सूरजलाल काका बोले, लेकिन यही तो सबसे खतरनाक बात है। वो आदमी हमेशा के लिए जिंदा नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उस भूतिया जंगल में बसी हुई है। हमारे रत्नपुर के कुछ लोग अब भी कहते हैं
अगर तुम उस भूतिया जंगल में रात को गए तो तुम्हारे साथ वही होगा जो उन लापता लोगों के साथ हुआ था। उनके शब्द जैसे एक घना धुआं बनकर हम सभी के दिलों में समा गए थे। हर कोई समझ चुका था कि ये कहानी केवल डरावनी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो उस भूतिया जंगल में हर रोज घट रही है। रामसुख काका ने गहरी सांस ली, फिर बोले, लेकिन तुम्हें एक और बात बताऊं? वो आदमी जिसे हम सब ने खौफनाक समझा, वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका कोई नाम भी नहीं था, किसी ने उसकी पहचान नहीं की। लेकिन उस रात जब मैं और मेरे कुछ साथी भूतिया जंगल में गए थे तो हमें वो आदमी उस भूतिया जंगल के एक कोने में दिखा था। रात का वक्त था और हमें भूतिया जंगल के अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। सभी लोग घबराए हुए थे, लेकिन हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने सोचा कि अगर हम सच्चाई का पता नहीं लगाएंगे तो ये खौफ हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। जब हम उस आदमी के पास पहुंचे, रामसुख काका की आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, तो उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर कोई भी एहसास नहीं था, जैसे वो कोई बेजान इंसान हो। उसकी आंखें हमारे दिलों में एक अजीब सी डर पैदा कर रही थीं। हमारे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं। हम धीरे धीरे उससे दूर हो गए। पर एक बात याद रखो, उसके बाद जिस रास्ते से हम लौट रहे थे वो रास्ता हमेशा की तरह डरावना लगता है। काका की ये कहानी सुनकर सभी चुप थे, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके बाद अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी खतरनाक हकीकत हो सकती है। वो आदमी क्या था? क्या सच में उसकी आत्मा उस भूतिया जंगल में बसी हुई थी? क्या वो आत्मा कभी हमें भी अपने जाल में फंसा सकती थी? सूरजलाल काका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, वो आदमी सिर्फ एक शैतान था जो इंसान के रूप में आया था। जब तक वो वहां था उसने खुद को और दूसरों को कभी नहीं छोड़ा। वो हमारे बीच था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि वो कौन था। और अब जब वो भूतिया जंगल में बस चुका है तो वो कभी किसी को नहीं छोड़ता। सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि वो मानते हैं या नहीं, बस सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वो आदमी अब भी वहां है? क्या वो कभी नहीं जाएगा? रामसुख काका की कहानी ने पूरे कमरे में सन्नाटा फैला दिया था। सब लोग अब कुछ और सुनने के लिए बेताब थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वही डर, वही बेचैनी सबके दिलों में समा चुकी थी। फिर वीरन काका ने धीरे से कहा, तुम लोग सोचते हो कि वो आदमी अकेला था? नहीं, वो अकेला नहीं था, उसे वहां भेजने वाले भी थे। इस बार सबकी आंखों में और भी सवाल थे। वीरन काका ने कुछ पल रुककर अपनी बातें जारी की। वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो असल में एक तंत्रिक था जो रत्नपुर के बाहर भूतिया जंगल में अपनी तंत्र साधना कर रहा था। वो भूतिया जंगल में सब कुछ करने के लिए आया था, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण वो फंस गया था। सूरजलाल काका ने सिर झुकाते हुए कहा, सच कह रहे हो तुम वीरन काका। उसकी तंत्र साधना किसी बहुत बुरी शक्ति से जुड़ी थी। वो सब कुछ जानता था, लेकिन खुद को उस ताकत के सामने असहाय पा रहा था। उसे खुद नहीं समझ आया कि वो कहां फंस गया। भूतिया जंगल में उसकी शक्तियां ज्यादा असरदार हो गईं और अब वही भूतिया जंगल उसकी कब्र बन गया। रामसुख काका ने गहरी सांस ली और फिर बोले, जो तंत्रिक उस भूतिया जंगल में साधना करता था उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी शक्ति उसे ही नष्ट कर देगी। उसकी साधना के दौरान एक बुरी आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया और उसी आत्मा ने उसे वो ताकत दी जो हमें डराती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उस ताकत के बदले उसे आत्मा के बंधन में बंधना पड़ेगा। सभी बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और सन्नाटे में डूबे रहे। फिर वीरन काका ने कहना शुरू किया, उस तांत्रिक ने वो साधना अकेले नहीं की थी। उसने कुछ और लोगों को भी उस भूतिया जंगल में बुलाया था। वे भी उसकी शक्तियों के पीछे थे। लेकिन फिर एक दिन वो सभी अचानक गायब हो गए और उस दिन के बाद से भूतिया जंगल में सिर्फ उसकी आत्मा और वो बुरी शक्ति रह गई जो उसे उस बंधन में बांधने के बाद कभी नहीं छोड़ सकी। सभी बुजुर्ग इस बात को ध्यान से सुन रहे थे और एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर सूरजलाल काका ने कहा, जब उस आदमी ने तंत्र साधना की तो इस बलि के बाद वो बहुत खतरनाक हो गया था। लोगों को अब समझ में आ गया था कि जो चीज वो पहले सोचते थे अब वो उसके नियंत्रण में नहीं है। वो आत्मा भूतिया जंगल की धारा बन चुकी थी और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। अचानक रामसुख काका ने फिर कहा, लेकिन क्या तुम जानते हो, एक दिन उस तांत्रिक ने उस आत्मा से एक और जादू की शक्ति मांगी जिससे वो उसकी शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर हो सके। लेकिन उस आत्मा ने उसे जो दिया वो भयंकर था। उसकी आत्मा को अब वो खुद नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वो पूरी तरह से भूतिया जंगल की पकड़ में फंस चुका था। सूरजलाल काका ने ये कहते हुए सिर झुका लिया, अब वो आत्मा कभी नहीं जाएगी।
वो भूतिया जंगल के अंदर बसी हुई है और किसी के भी सामने आकर वही तांत्रिक दिखता है। जिस दिन वो आत्मा उस तांत्रिक की शक्ल में दिखाई दे, वो दिन बहुत बुरा होगा। अब कमरे में बैठा हर एक बुजुर्ग चुप था और सबका मन डूब चुका था। सबकी आंखों में डर और सवाल थे। क्या सच में वो तांत्रिक अब भी भूतिया जंगल में है? क्या उसकी शक्तियों से कोई बच सकता है? कहानी के इस हिस्से ने सच्चाई की परत को और गहरा कर दिया था और अब कुछ और सवाल थे जो उठ रहे थे। इस डर के बीच सबकी आंखों में वही बेचैनी थी जिसे पहले सूरजलाल काका के शब्दों ने छोड़ दिया था। वहां बैठी सारी आंखें अब सूरजलाल काका और वीरन काका की बातों से पूरी तरह से चिपक चुकी थी। डर का माहौल और भी गहरा हो चुका था। एक एक करके सभी बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे अगले शब्दों का इंतजार कर रहे हों। वीरन काका ने चुप्पी तोड़ी और फिर कहा, तुम सब सोच रहे हो कि उस आदमी की आत्मा अब भी भूतिया जंगल में है, लेकिन क्या तुम जानते हो उस आत्मा का एक दूसरा रूप भी था। सभी बुजुर्ग चुप हो गए। सूरजलाल काका की आंखों में डर और उत्सुकता की लहर थी। वीरन काका ने थोड़ा रुका और फिर धीरे धीरे कहना शुरू किया, ये कहानी तब की है जब हम युवा थे और रतनपुर के बाहर वो भूतिया जंगल अभी भी वैसा ही खतरनाक था। एक रात हम सब भूतिया जंगल में गए थे। हमारी नीयत उस दिन सही थी। हम सिर्फ एक छोटी सी खोज करने निकले थे, लेकिन जो हुआ उसे हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे साथ रतनपुर के कुछ और लोग भी थे, जिनमें से एक था नारायण। नारायण बहुत ही बहादुर आदमी था, लेकिन उस दिन वो कुछ अलग सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई नजरें उसकी ओर टिकी है, जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए हो। हम में से कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन उसने कहा, क्या तुम सब महसूस कर रहे हो? यहाँ कुछ गलत है। हम सब हंसी में टालते गए, पर वो डर था जो हम में से किसी ने पहले नहीं महसूस किया था। हम सब आगे बढ़े और तभी वो घना भूतिया जंगल एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, सिरसिराती घबराहट से भरी हुई आवाज, जैसे कोई बुरी आत्मा हमें घेरने की कोशिश कर रही हो। हम सब डर से कांपने लगे थे, लेकिन नारायण ने कहा, ये वही जगह है, यही वो जगह है जहां वो आत्मा रुकती है। काका की आवाज में एक अजीब सी कटी हुई आवाज थी। वो खुद भी उस दिन की घटनाओं को जैसे अब भी महसूस कर रहे थे। हमने सोचा था कि वो सिर्फ एक डर था, लेकिन जब हम एक पेड़ के पास पहुंचे तो हम सबकी नजरें वहीं रुक गईं। उस पेड़ के नीचे जमीन पर एक आकृति पड़ी हुई थी। वो आकृति बिल्कुल उस आदमी जैसी थी जिसे हम ढूंढ रहे थे, लेकिन ये किसी इंसान की आकृति नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और शरीर के पास हल्की सी हरी लाइट निकल रही थी। सभी बुजुर्ग अब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में डर का एक और स्तर बढ़ चुका था। वीरन काका ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, हमने सोचा था कि वो आदमी था, लेकिन जब हम पास गए तो वो शरीर बिल्कुल खाली था, बिना आत्मा के। उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं और उस शरीर से बुरी ताकत की महक आ रही थी। रामसुख काका ने गहरी सांस ली और फिर बोले, वो बस उसकी आत्मा नहीं थी जो भूतिया जंगल में भटक रही थी, वो किसी और बुरी शक्ति का रूप बन चुकी थी, और जो भी उस शक्ति से जूझने की कोशिश करता वो उसका शिकार बन जाता था। एक दिन हम सब वापस लौटे और नारायण ने कहा, मुझे उस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो वो मुझे खत्म कर देगी। वो शक्तियां मुझे छोड़ने वाली नहीं है। वीरन काका ने सिर झुकाया और फिर कहा, और एक दिन जब हम वापस उस भूतिया जंगल में गए तो नारायण गायब हो चुका था। उसका कोई पता नहीं चला और फिर वो जगह सच में हमारे लिए एक रहस्य बन गई। कोई भी उस भूतिया जंगल में फिर से नहीं गया। वो जगह अब भी भंचर पड़ी है और वो बुरी आत्मा अब भी उस भूतिया जंगल में है, वही शक्ति। सूरजलाल काका ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे से कहा, अब जब भी कोई उस भूतिया जंगल के पास जाता है उसे वही काली छाया दिखती है। कभी कभी वो छाया किसी इंसान के रूप में सामने आती है और फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो आत्मा अब सिर्फ बुरा करने के लिए नहीं बल्कि शिकार बनाने के लिए आती है। सभी की आंखों में घबराहट और डर था, जैसे अभी भी उस भूतिया जंगल का भूत उनके आसपास मंडरा रहा हो। डर और रहस्य का ये दौर कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन बुजुर्गों ने फिर से एक दूसरे को देखा, जैसे उनके भीतर कुछ और पूछने का साहस ना हो। सभी बुजुर्ग अब कुछ समय के लिए चुप हो गए थे। डर की एक घनी चुप्पी थी, जैसे वो भूतिया जंगल, वो बुरी आत्मा अब भी उनके आसपास मंडरा रही हो। वीरन काका ने चुप्पी तोड़ी और फिर कहा, तुम जानते हो सूरजलाल काका, हमें कभी नहीं पता चला कि उस भूतिया जंगल में क्या था, पर हाँ, जो कुछ भी था उसने हमें ये सिखाया कि हम इंसान भी कुछ ताकतों के सामने बहुत छोटे हैं, और जब वो ताकतें हम पर चढ़ बैठती हैं तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सभी बुजुर्ग सिर झुकाए हुए थे, जैसे वो उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हों जो उन्होंने कभी अनुभव की थी। फिर सूरजलाल काका ने सिर उठाया और फिर कहा, अब मैं तुम्हें एक और घटना बताऊं। ये भी उस भूतिया जंगल से जुड़ी हुई है, लेकिन ये और भी डरावनी थी। ये घटना हमारे रतनपुर के एक और आदमी की थी। उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र भूतिया जंगल के पास अपनी छोटी सी खेती करता था।
और वो एक दिन अकेले भूतिया जंगल में घुस गया। उस दिन देवेंद्र ने जो देखा वो हमें कभी विश्वास नहीं हुआ। वो भूतिया जंगल में पूरी तरह से खो गया था और फिर उसका शरीर 1 महीने बाद मिला। लेकिन वो शरीर किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी त्वचा इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। वो किसी आत्मा का शिकार हो चुका था और इस बार वो आत्मा उस शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। सभी बुजुर्ग अब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में डर का एक और स्तर बढ़ चुका था। वीरन काका ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, हमने सोचा था कि वो आदमी था, लेकिन जब हम पास गए तो वो शरीर बिल्कुल खाली था, बिना आत्मा के। उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं और उस शरीर से बुरी ताकत की महक आ रही थी। रामसुख काका ने गहरी सांस ली और फिर बोले, वो बस उसकी आत्मा नहीं थी जो भूतिया जंगल में भटक रही थी, वो किसी और बुरी शक्ति का रूप बन चुकी थी और जो भी उस शक्ति से जूझने की कोशिश करता वो उसका शिकार बन जाता था। एक दिन हम सब वापस लौटे और नारायण ने कहा, मुझे उस जगह को छोड़ना होगा, नहीं तो वो मुझे खत्म कर देगी। वो शक्तियां मुझे छोड़ने वाली नहीं है। वीरन काका ने सिर झुकाया और फिर कहा, और एक दिन जब हम वापस उस भूतिया जंगल में गए तो नारायण गायब हो चुका था। उसका कोई पता नहीं चला और फिर वो जगह सच में हमारे लिए एक रहस्य बन गई। कोई भी उस भूतिया जंगल में फिर से नहीं गया। वो जगह अब भी बंजर पड़ी है और वो बुरी आत्मा अब भी उस भूतिया जंगल में है, वही शक्ति। सूरजलाल काका ने एक लंबी सांस ली और फिर धीमे से कहा, अब जब भी कोई उस भूतिया जंगल के पास जाता है उसे वही काली छाया दिखती है। कभी कभी वो छाया किसी इंसान के रूप में सामने आती है और फिर उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। वो आत्मा अब सिर्फ बुरा करने के लिए नहीं बल्कि शिकार बनाने के लिए आती है। सभी की आंखों में घबराहट और डर था, जैसे अभी भी उस भूतिया जंगल का भूत उनके आसपास मंडरा रहा हो। डर और रहस्य का ये दौर कहीं भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन बुजुर्गों ने फिर से एक दूसरे को देखा, जैसे उनके भीतर कुछ और पूछने का साहस ना हो। सभी बुजुर्ग अब कुछ समय के लिए चुप हो गए थे। डर की एक घनी चुप्पी थी, जैसे वो भूतिया जंगल, वो बुरी आत्मा अब भी उनके आसपास मंडरा रही हो। वीरन काका ने चुप्पी तोड़ी और फिर कहा, तुम जानते हो सूरजलाल काका, हमें कभी नहीं पता चला कि उस भूतिया जंगल में क्या था, पर हाँ, जो कुछ भी था उसने हमें ये सिखाया कि हम इंसान भी कुछ ताकतों के सामने बहुत छोटे हैं और जब वो ताकतें हम पर चढ़ बैठती हैं तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। सभी बुजुर्ग सिर झुकाए हुए थे, जैसे वो उन घटनाओं के बारे में सोच रहे हों जो उन्होंने कभी अनुभव की थी। फिर सूरजलाल काका ने सिर उठाया और फिर कहा, अब मैं तुम्हें एक और घटना बताऊं। ये भी उस भूतिया जंगल से जुड़ी हुई है, लेकिन ये और भी डरावनी थी। ये घटना हमारे रतनपुर के एक और आदमी की थी। उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र भूतिया जंगल के पास अपनी छोटी सी खेती करता था और वो एक दिन अकेले भूतिया जंगल में घुस गया। उस दिन देवेंद्र ने जो देखा वो हमें कभी विश्वास नहीं हुआ। वो भूतिया जंगल में पूरी तरह से खो गया था और फिर उसका शरीर 1 महीने बाद लिया, लेकिन वो शरीर किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी त्वचा इतनी बुरी तरह से झुलस चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। वो किसी आत्मा का शिकार हो चुका था और इस बार वो आत्मा उस शिकार को छोड़ने वाली नहीं थी। सभी बुजुर्ग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखों में डर का एक और स्तर बढ़ चुका था। वीरन काका ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, तुम जानते हो, देवेंद्र की मौत ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। वो भूतिया जंगल अब हमारे लिए एक रहस्य बन चुका था, एक डर, एक चेतावनी। हर आदमी जो उस भूतिया जंगल के पास जाता उसे वही चीज महसूस होती जो देवेंद्र को महसूस हुई थी, लेकिन कोई कभी उस भूतिया जंगल के पास जाकर वापस नहीं आया। वो ताकतें अब भी उस जगह पर मौजूद हैं। शायद कभी कोई और उस भूतिया जंगल की गहराई में खो जाएगा और उसका हिस्सा बन जाएगा। सूरजलाल काका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद की और फिर धीमे से कहा, ये सब सच था और ये अब भी सच है। मैं आज भी उस भूतिया जंगल से गुजरने में डरता हूँ। हमारे रतनपुर में अब उस भूतिया जंगल का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस भूतिया जंगल में घूमने का साहस करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वे किससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन वो भय, वो डर, वो रहस्य अभी भी वही था। उस छोटे से रतनपुर में जहाँ हर बुजुर्ग की कहानी एक नई परत खोलती थी, उस डर के बावजूद लोग उस रहस्य को सुनकर भी चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहते थे, जैसे वे जानते थे कि इस रहस्य का कोई अंत नहीं है और उस भूतिया जंगल में छुपी बुरी ताकतें अब भी उन लम्हों की तलाश में थीं जब कोई उस अंधेरे में खो जाएगा। अब वो सब वहां बैठकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर वही डर था जो पहले था, लेकिन अब वो डर कहीं और बढ़ चुका था। तभी एक बुजुर्ग रामसिंह काका ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और थोड़ा खांसते हुए बोले, अरे भैया, तुम सब तो नई उम्र के हो, पर हम लोगों के जमाने में भी कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जिनका राज आज तक नहीं खुला। सभी चुप हो गए। चारों ओर एकदम सन्नाटा। सबकी निगाहें अब शिव सिंह काका पर थीं। काका ने गला साफ किया और फिर बहुत धीमे ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, ये बात तब की है जब हम नौजवान थे। बरसात का महीना था और पूरा रतनपुर कीचड़ से भरा पड़ा था। शाम ढले एक दिन हमें रतनपुर के बाहर वाले खेतों से लौटना था। उसी रास्ते पर जहां एक टूटी फूटी काली हवेली थी। उनके बोलते ही बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया।
जैसे उन्होंने भी उस काली हवेली के बारे में कुछ सुन रखा हो। शिव स्नेही काका ने आगे कहना शुरू किया, बचपन से सुनते आ रहे थे कि उस काली हवेली में कुछ अनहोनी है, पर हम थे जवान, ना किसी से डरते थे ना किसी की मानते थे। उस दिन चांद पूरी तरह निकला हुआ था। चांदनी इतनी साफ थी कि खेतों की मैंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़े और हनुमान चालीसा मन ही मन पढ़ने लगा। तभी वो आकृति कुछ कदम मेरे पास बढ़ी। मेरी टांगे कांपने लगी। मन में बस एक ही बात थी, आज जान नहीं बचेगी। काका की माथे पर पसीना छलक आया था। बाकी लोग भी सहम से गए थे, लेकिन तभी ना जाने कैसे मेरी जेब में पड़ा हुआ नींबू हाथ में आ गया। वो नींबू माँ ने खेतों से निकलते वक्त दिया था। कहा था, बेटा इसे साथ रखना, बुरी हवा नहीं लगेगी। मैंने डरते डरते वो नींबू जेब से निकालकर जोर से जमीन पर फेंका। चबूतरे पर बैठे लोग अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे, और जैसे ही नींबू जमीन पर गिरा, एक तेज सी चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि कान सुन्न हो गए। वो आकृति कुछ पल कांपी, फिर धुएं की तरह गायब हो गई। काका फिर चुप हो गए। कुछ देर तक बस बरगद के पत्तों की सरसराहट और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती रही। उसके बाद मैं बिना पीछे देखे रत्नपुर की तरफ दौड़ पड़ा, और उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि चाहे जो हो जाए उस रास्ते से अकेले नहीं निकलूंगा। शिव स्नेही काका ने लाठी से जमीन पर एक हल्का सा निशान बनाया और फिर चुप हो गए। चबूतरे पर बैठे बाकी बुजुर्ग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरों पर हल्की सी घबराहट थी और दिल में एक सवाल, आखिर वो था क्या? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। काका ने जो देखा था वो तो सिर्फ शुरुआत थी। चबूतरे पर हल्की सी खामोशी थी। सभी बुजुर्गों की आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ झलक रही थी। कुछ देर बाद बिनेसर काका ने गला खंखारा और बोले, शिव स्नेही, तुम तो बच गए, लेकिन हम लोगों के रत्नपुर में भी कुछ ऐसा ही रास्ता है। सबकी नजरें अब बिंदेसर काका पर टिक गईं। ये बात कई बरस पुरानी है। बिंदेसर ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। बरसात का मौसम था। रात भर झमाझम बारिश हो रही थी। मैं अपने छोटे भाई के साथ खेत से लौट रहा था, पगडंडी से होते हुए उसी पुराने रास्ते से, जहां आज भी लोग अकेले जाने से डरते हैं। बरगद के नीचे बैठे सब लोग अब और भी ध्यान से सुनने लगे थे। अंधेरा गहरा था। चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। हमारे हाथ में बस एक लालटेन थी, जो हवा में बार बार फड़फड़ा रही थी। खेतों की मिट्टी में पैर धंसते जा रहे थे। काका की आवाज में उस रात का डर महसूस हो रहा था। चलते चलते हम एक जगह पहुंचे जहां रास्ता दो हिस्सों में बंटता था। एक पगडंडी रत्नपुर की ओर जाती थी, दूसरी एक पुराने कुएं की तरफ। उस कुएं के बारे में सुना था कि बरसों पहले वहां एक औरत ने कूदकर जान दे दी थी। काका थोड़ी देर के लिए रुके। बाकी लोग बिना पलक झपकाए सुन रहे थे। भाई बोला, दाएं से चलते हैं, रत्नपुर जल्दी पहुंच जाएगा। मैंने हामी भरी, लेकिन जैसे ही हम दाएं मुड़े कुछ अजीब सा हुआ। बिंदेसर काका ने चारों ओर देखा, जैसे वो यकीन दिलाना चाहते हो कि जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हवा का एक तेज झोंका आया, लालटेन बुझ गई। पूरा अंधेरा हम दोनों संग। फिर एक हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। सबकी रूह कांप गई। कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। हंसी इतनी धीमी और डरावनी थी जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। काका की आवाज अब और भी धीमी हो गई थी। कुछ पल बाद लालटेन अपने आप जल उठी, लेकिन सामने का रास्ता वही नहीं था। हमें लगा था कि हम रत्नपुर की ओर जा रहे हैं, मगर अब हम एक अजीब सी जगह पर थे। चारों ओर गाढ़ा कुहासा था, झाड़ियां थीं और बीच में वो पुराना टूटा फूटा डरावना कुआं। सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। भाई ने कहा, चल जल्दी भागते हैं। हमने पीछे मुड़कर देखा, रास्ता गायब। जहां से आए थे वहां अब बस घना कुहासा और सूखे पेड़ थे। चबूतरे पर बैठे बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, और फिर कुएं के पास से वही औरत निकल कर आई, पूरी सफेद धोती में लिपटी हुई, चेहरा ढका था। उसने हमें इशारे से बुलाया। काका ने अपनी आवाज और धीमी कर दी, जैसे उस औरत की परछाई भी अब भी मंडरा रही हो। हम दोनों बिना सोचे समझे उल्टी दिशा में भागे। भागते रहे जब तक खेतों के सिंचाई वाले नाले तक नहीं पहुंच गए। वहां आकर देखा रत्नपुर का रास्ता सामने था। काका ने लंबी सांस ली, जैसे उस पल को फिर से जी रहे हों। उस दिन के बाद हमने कस्में खा ली, उस पुराने कुएं के रास्ते से रात के समय नहीं गुजरेंगे। आज भी जब बरसात होती है और कुहासा छाता है, कई लोग उस रास्ते पर भटक जाते हैं।
बिंदेसर काका चुप हो गए। बाकी बुजुर्गों ने भी सिर झुका लिया। हवा में एक अजीब सी थरथराहट थी। लेकिन बिंदेसर काका की कहानी खत्म होते ही कुछ देर तक माहौल एकदम खामोश रहा। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी, जैसे वो भी इस डरावनी हवा में शामिल हो गया हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। चबूतरे के एक कोने में बैठे रहमान चाचा ने धीरे से अपने गले में पड़ी अंगोछी ठीक की और बोले, अरे चाचा, कुएं की परछाइयों का किस्सा तो मैं भी सुना सकता हूं। सबका ध्यान अब उनकी तरफ चला गया। अब तो रहा नहीं गया किसी से। सब थोड़ा और पास खिसक आए। ये बात उन दिनों की है जब मैं तकरीबन 24 साल का रहा हूंगा, रहमान चाचा ने कहना शुरू किया। बरसात के बाद की बात है। रत्नपुर के बाहर जो सूखा डरावना कुआं है ना, वहीं पास के खेतों में रात को मजदूरी करने जाना पड़ता था। फसल बचानी थी, क्या करते। उनकी आवाज में अब पुराने वक्त का दर्द भी घुला था। रात के 2 बजे होंगे। आसमान में बादल थे, बिजली भी चमक रही थी। मैं अकेला ही उस कुएं के पास से गुजर रहा था, हाथ में टिमटिमाती हुई डिबरी। सबका ध्यान उस टिमटिमाती डिबरी की तरफ जैसे बंध गया। जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, अचानक मुझे ऐसा लगा कोई मेरी परछाई के साथ साथ चल रहा है। पहले सोचा आंखों का धोखा होगा, मगर फिर उस परछाई ने मेरी परछाई से अलग होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। यह सुनकर कई बुजुर्गों ने खुद ब खुद अपनी टांगें सिकोड़ी, जैसे जमीन पर कुछ दौड़ रहा हो। मैं ठिठक गया, सोचा किसी और का साया होगा, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। चारों तरफ घना सन्नाटा था, बस कुएं से आती सीली मिट्टी की गंध। रहमान चाचा की आवाज थोड़ी कांपने लगी थी। फिर वो परछाई धीरे धीरे कुएं की मुंडेर पर चढ़ने लगी। बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने साफ देखा एक औरत की आकृति थी, भीगती हुई, सिर झुकाए। चबूतरे पर बैठे सब लोग अब सांस रोके सुन रहे थे। वो चुपचाप कुएं के किनारे खड़ी रही, फिर अचानक बिना सिर उठाए दोनों हाथों से इशारा करने लगी। ऐसा लगा जैसे मुझे बुला रही हो। सबके शरीर में एक सहरन दौड़ गई। मैंने डर के मारे डिबरी फेंकी और उल्टे पैर भागा। भागते भागते जब रत्नपुर के पहले बरगद के पेड़ तक पहुंचा, तब जाकर मेरा दम निकला। रहमान चाचा की आवाज अब भी कांप रही थी। बाद में रत्नपुर के बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले उस रास्ते पर एक बुजुर्ग महिला मरी थी, जो अब भी राहगीरों को परेशान करती है, खासकर उन लोगों को जो बारिश के मौसम में अकेले चलते हैं। कुछ देर तक सिर्फ अलाव की धीमी चटकती आवाज सुनाई देती रही। हर कोई उस सूनी राह की कल्पना में खोया हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी नंतू चाचा की, जिनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ और भी भयानक सुनाने वाले हों। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोगों ने रास्ते की आत्माओं की तो सुनी, अब सुनो मेरा किस्सा, जो रत्नपुर के कुएं से जुड़ा है। सब एकटक उनकी ओर देखने लगे। हवा में जैसे कुछ गाढ़ा हो गया था। ये बात बहुत साल पुरानी है। तब मैं जवान था, शादी हुई थी मेरी। गर्मियों के दिन थे। रात को रत्नपुर में पानी भरने के लिए पुराने कुएं पर जाना पड़ता था। एक रात मेरी बीवी ने कहा, पानी खत्म हो गया है। मैंने सोचा चलो कुएं से भर लाऊं। नंतू चाचा ने आगे कहा, रात के कोई 11 बजे होंगे। सब और सन्नाटा पसरा था। मैंने हंसी जाग करते हुए मटके लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं तक पहुंचते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। चबूतरे के चारों ओर बैठे लोग थोड़ा और सिमट कर बैठ गए। मैंने सोचा मन का वहम है। मटका रखा, रस्सी डाली और जैसे ही पानी खींचने लगा, कुएं के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। नत्थू चाचा की आवाज धीमी हो गई थी, जैसे वो पल फिर से जी रहे हों। पहले तो लगा कोई रत्नपुर वाली होगी, लेकिन फिर सोचा इतनी रात को कुएं के अंदर कौन होगा। मैंने झांक कर नीचे देखा तो कसम से भैया, वहां एक औरत बैठी थी। भीगे बाल, सफेद कपड़े और उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। आग की लपटें भी अब डराते हुए कांपने लगी थी। मैं डर के मारे मटका वहीं छोड़कर भागा। पीछे से वो आवाज आई जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। घर पहुंचा तो देखा मटका मेरे पीछे पीछे लुढ़कता हुआ आ रहा था। सभी ने दबी सांस ली। कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। बाद में पता चला सालों पहले उसी कुएं में एक नवविवाहिता ने कूद कर जान दे दी थी, और तब से वो रात को अकेले आने वालों को आवाज देती है, कभी कभी साथ ले जाने के लिए भी। नत्थू चाचा ने अलाव की एक लकड़ी को धीरे से सरकाया, जैसे उस पल को दफना रहे हों। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी, कभी भी रात को कुएं की तरफ नहीं जाऊंगा, चाहे जानी क्यों न चली जाए। कुछ पल तक सब मौन रहे। फिर
धीरे धीरे अलाव की लपटें तेज हुईं, जैसे वो भी उस डर को चाटने लगीं। अब सबकी निगाहें रमेश्वर और काका पर टिक गईं। जब तक चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी कोई दबी हुई कहानी चमक रही थी। रात अब गहरी हो चुकी थी। अलाव की आग भी कुछ थमने लगी थी, लेकिन सबकी आंखों में नींद नहीं थी। रमेश्वर काका ने धीरे से गले को खारा और बोले, अब जब सबने अपने अपने डर बताए तो सोचा मेरा भी एक किस्सा सुना दूं। सभी फिर से सतर्क हो गए। रमेश्वर काका की आवाज में एक अलग ही गंभीरता थी। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब रत्नपुर में बिजली नहीं थी। उन दिनों में गोधूली के समय अपने बैल को चराकर घर लौट रहा था। रास्ते में हमारे रत्नपुर का पुराना बरगद का पेड़ पड़ता था। कहते थे वो पेड़ बसाया हुआ है, यानी कोई आत्मा का डेरा है वहां। उनके शब्दों ने सबको अपनी जगह गाढ़ा कर दिया। मैं रोज उस पेड़ के पास से निकलता था, कभी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जाने क्यों बैल जिद पकड़ बैठे, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं गुस्से में आकर बैल को हाँकने लगा। तभी अचानक मैंने देखा बरगद के नीचे कोई बैठा है। रमेश्वर काका की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले लगा कोई साधु होगा, लेकिन ध्यान से देखा तो उसकी छाया जमीन पर नहीं थी। मैं डर के मारे बैल को छोड़ दिया और दौड़ पड़ा। भागते भागते जब पलट कर देखा तो वो आकृति हवा में तैरती हुई मेरे पीछे पीछे आ रही थी। सबके शरीर में एक सहरन दौड़ गई थी। जैसे तैसे रत्नपुर के चौपाल तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही आकृति गायब हो गई। तब रत्नपुर के बड़े बुजुर्गों ने बताया, सालों पहले वहां एक बुरी आत्मा का वास हो गया था। वो राहगीरों को पकड़कर अपने साथ ले जाती थी। जो एक बार उसकी आंखों में आग डाल लेता, वो फिर घर लौट कर नहीं आता। रमेश्वर काका ने ठंडी सांस ली। उस दिन के बाद से मैंने सूर्य डूबने के बाद कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की, और आज भी उस बरगद के नीचे से कोई अकेला नहीं गुजरता। कहते हैं वो अब भी वहीं है, राह देखती हुई। एक गहरा सन्नाटा फैल गया। रात की हवा में अब सचमुच कोई साया महसूस हो रहा था। अलाव की आग बुझने को थी। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। नत्थू चाचा ने धीरे से कहा, चलो भैयों अब सोते हैं। बहुत डर लगा दिया एक दूसरे को। सब मुस्कुरा तो दिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सबके मन में वही पुराने किस्सों की परछाइयां गूंजने लगी थी। उस रात रत्नपुर के हर आंगन में दरवाजे अच्छे से बंद किए गए थे और नींद में भी कोई ना कोई अजीब सी आहट सुनाई देती रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और दोस्तों, ये थी रत्नपुर की डरावनी कहानी। लेकिन लोग कहते हैं कि काली हवेली और भूतिया जंगल आज भी उन रहस्यमय ताकतों से भरे हैं। जो भी वहां रात में गया है, या तो वापस नहीं आया या फिर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। शायद अगली बार जब आप वहां से गुजरेंगे, कोई साया आपको भी अपनी गिरफ्त में ले ले। सोचिए, अगर अचानक आपके पीछे कोई सांस ले रहा हो तो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है।